हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाँ तो बच्चों, 12th क्लास की ज्योग्राफी में पहला चैप्टर चल रहा है, मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। उसमें हमने कल मानव भूगोल की परिभाषाओं के बारे में बताया था। इसके बाद बच्चों आज हम देखते हैं, देखिए आज दो उदाहरण दिए गए हैं, दो कहानी बताई गई हैं और उनके माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया जा रहेगा कि जो मानव का प्रकृतिकरण यानी मानव किस तरीके से अपने आप को प्रकृति के अकॉर्डिंग ढालता है और प्रकृति का मानवीकरण में मानव अपनी टेक्नोलॉजी से प्रकृति को किस तरीके से अपने अकॉर्डिंग ढालता है। इन दोनों कहानियों के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। तो देखिए बच्चों, आगे चलते हैं। मानव का प्राकृतिकरण अर्थात मानव का अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढालना कि किस तरीके से मानव प्रकृति में रहता है और अपने आप को ढालता है। देखिए बेंदा एक व्यक्ति का नाम है जो मध्य भारत के अबूझमाड़ क्षेत्र यानी मध्य भारत, मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, उसके अबूझमाड़ क्षेत्र के जंगलों में रहता है, जंगलों में निवास करता है। उसके गांव में 3 झोंपड़ियां हैं जो जंगल के बीच में हैं। जंगल के बीचों बीच में उसके गांव में 3 झोंपड़ियां हैं। यहाँ तक कि पक्षी और आवारा कुत्ते जिनकी भीड़ प्राय गांव में मिलती है वो भी यहाँ दिखाई नहीं देते। इस जंगल में 3 झोंपड़ियाँ। बेंदा नाम का व्यक्ति रहता है। छोटी लंगोटी पहने और हाथ में कुल्हाड़ी लिए वह पेंडा यानी वन, मध्य प्रदेश में पेंडा वनों को कहते हैं। छोटी सी लंगोटी पहने हुए, हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए वह पेंडा वन का सर्वेक्षण करता है, वन में घूमता है। जहाँ उसका कबीला यानी होते हैं जनजातियों के कबीले, छोटे छोटे झुंड होते हैं, समूह होते हैं। वह कृषि का आदिम रूप स्थानांतरित कृषि करता है। प्राचीन शुरुआती जो रूप होता है वह स्थानांतरित कृषि करता है। बेंदा और उसके मित्र वन के छोटे टुकड़ों को जुताई के लिए जलाकर साफ करते हैं। स्थानांतरित कृषि वही होती है बच्चों, 2-3 साल में करते हैं, उसके बाद में स्थान परिवर्तन होता है, जंगलों को काट कर साफ करके। ये ज़्यादातर जनजाति लोग करते हैं। इसके बाद में उसको जलाकर साफ करते हैं। राख का उपयोग मृदा को उर्वर बनाने के लिए किया जाता है। जो जलाया हुआ वन है, जले हुए वन, उनकी जो राख है उस राख को मिट्टी की उर्वर बनाने के लिए किया जाता है। अपने चारों ओर खिले हुए महुआ वृक्षों को देखकर बेंदा प्रसन्न है। महुआ के पेड़ होते हैं, उनको देखकर बेंदा प्रसन्न है। जैसे ही वह महुआ, पलाश और साल के वृक्षों को देखता है जिन्होंने बचपन से ही उसे आश्रय दिया है। कुछ पेड़ हैं ये, महुआ, पलाश और साल, उनको देख कर के बहुत ही प्रसन्न होता है और वह सोचता है कि इस सुंदर ब्रह्मांड का अंग बनकर वह कितना सौभाग्यशाली है। वह बेंदा नाम का व्यक्ति सोचता है कि ये सुंदर ब्रह्मांड है और उसका मैं अंग हुआ, कितना सौभाग्यशाली हूँ। विसर्पी गति से, यानी विसर्पी का मतलब टेढ़े मेढ़े रास्तों पेंडा को पार करके बेंदा नदी तक पहुँचता है। जैसे वह चुल्लू पर जल लेने के लिए झुकता है तो उसे वन की आत्मा लोई लुगी की प्यास बुझाने की स्वीकृति देने के लिए धन्यवाद करना याद आता है। कहने का मतलब वह जल देवता को धन्यवाद देता है। अपने मित्रों के साथ आगे बढ़ते हुए बेंदा गुद्देदार पत्तों और कंदमूल को चबाता है।
लड़के वन से गजहरा और कुचला का संग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। ये वनों के कुछ उत्पाद हैं, गजहरा और कचला। ये विशिष्ट पादप है जिनका प्रयोग बेंदा और उसके लोग करते हैं। वह आशा करता है कि वन की आत्माएं दया करेंगी और वो वनों में आत्मा का निवास मानता है और कहता है वन की आत्माएं उन पर दया करेंगी और उसे उन जड़ी बूटियों तक ले जाएंगी। ये आगामी पूर्णिमा को मदाई अथवा जनजातीय मेले में वस्तु विनिमय के लिए आवश्यक है। वनों से कुछ ऐसी सामग्री इकट्ठी की जाती है जो आगामी पूर्णिमा को इनका मेला लगता है, जनजातीय मेला, उनमें वस्तु विनिमय के लिए, यानी वस्तु आदान प्रदान, बाजार में वस्तु विनिमय होता है, उसके लिए आवश्यक है। वह अपने नेत्र बंद करके स्मरण करने का कठिन प्रयत्न करता है जो उसके बुजुर्गों ने उस जड़ी बूटी और उनके पाए जाने वाले स्थानों के बारे में समझाया था। वह आंख बंद करके ये स्मरण करने की कोशिश करता है कि उसके बुजुर्गों ने उसके जड़ी बूटियों के बारे में किस तरीके से बताया था और उस स्थान को समझाया था। वह चाहता है कि काश उसने अधिक ध्यानपूर्वक सुना होता। अचानक पत्तों में खड़खड़ाहट होती है। बेंदा और उसके मित्र जानते हैं कि ये बाहरी लोग हैं जो इन जंगलों में उन्हें ढूंढते हुए आए हैं। एक ही प्रवाही गति से बेंदा और उसके मित्र सघन वृक्षों के बितान के पीछे अदृश्य हो जाते हैं और वन की आत्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं। तो बच्चों, इस पूरी कहानी से हमें ये मालूम हुआ है कि किस तरीके से बेंदा ने अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लिया है। प्रकृति के साथ वह अपने आप को ढाल पाया है। किस तरीके से वह अपने आप को सजोए हुए है प्रकृति के साथ में। बॉक्स की कथा मानव का प्राकृतिकरण आर्थिक दृष्टि से आदिम समाज से संबंधित एक घर के प्रत्येक संबंधों का प्रतिनिधित्व करती है। जो आदिम समाज है उसकी प्रत्येक संबंधों का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे अन्य आदिम समाजों के संबंध में पड़े जो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ पूर्णतः सामंजस्य बनाए हुए हैं। आज भी ऐसे आदिम समाज हैं जो हमारे जंगलों को बचा के रखे हुए हैं, सामंजस्य बनाए हुए हैं। आप अनुभव करेंगे कि ऐसे सभी प्रकरणों में प्रकृति एक शक्तिशाली बल, पूज्य, सत्कार योग्य तथा संरक्षित है। सतत पोषण हेतु मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। प्राकृतिक संसाधन प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। ऐसे समाजों के लिए भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति का रूप धारण करता है, यानी प्रकृति को माता के रूप में जाना जाता है। समय के साथ लोग अपने पर्यावरण, जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं। अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ मानव बेहतर और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। वे अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। क्या करते हैं? अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा, जो प्रकृति से प्राप्त संसाधन है उनके द्वारा वे संभावनाओं को जन्म देते हैं। मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती हैं। मानव की जितनी भी क्रियाएं वो विभिन्न प्रकार के मानव द्वारा निर्मित भूदृश्य उनकी रचना करती हैं। मानवीय क्रियाओं की छाप सर्वत्र है। मानव की कार्यों की छाप सर्वत्र सभी जगह है। उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य विश्राम स्थल, विशाल नगरीय प्रसार, खेत, फलोद्यान, मैदानों और तरंगित पहाड़ियों में चारागाहें, तटों पर पत्तन यानी बंदरगाह और महासागरीय तल पर समुद्री मार्ग तथा अंतरिक्ष में उपग्रह इत्यादि। पहले के विद्वानों ने इसे संभववाद का नाम दिया। तो ये बिडाल लीला ब्लॉस महोदय थे, फ्रांसीसी विद्वान। उन्होंने इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, संभववाद, और उन्होंने संभावनाओं पर ज़्यादा जोर दिया, क्योंकि
प्रकृति मानव को संभावनाएं देती है और मानव उन संभावनाओं का प्रयोग करता है प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा, क्योंकि प्रकृति अवसर प्रदान करती है। प्रकृति क्या करती है? अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है तथा धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है तथा प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है। इसे ही संभववाद के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में बच्चों आगे आता है प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण, देखिए प्रकृति का मानवीकरण, इसमें बच्चों प्रकृति को किस तरीके से मानव ने अपने अकॉर्डिंग ढाला है उसके बारे में बताया गया है। तो देखिए बच्चों, इसको हम कल पढ़ाएंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको वो कहानी समझ में आई होगी कि किस तरीके से वेंदा नाम का व्यक्ति उस जंगल में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और प्रकृति को देवता मान करके उसका स्मरण करते हुए उसमें अपने जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों को करता है। यानी पूरी तरह से वो बाहरी दुनिया से अनभिज्ञ है, वो जंगलों में ही रहता है और पूरा परिवार उसका जंगलों में रहता है और वहीं पर अपना जीवन यापन करता है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी का कल देखेंगे। धन्यवाद, समझ में आया होगा।